नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा में मोदी के खिलाफ 248 सांसद खड़े हैं और ये 248 सांसद एक मंच पर आकर एक साथ मोदी के खिलाफ खड़े होने और मोदी के सत्ता हथियाने के प्लान को फेल करने का ऐलान कर चुके हैं। 19 पार्टियां दिल्ली में इकट्ठा होती हैं और 19 पार्टियां, सबसे बड़ी बात है कि उस बारीक चालबाजी को समझ जाती हैं जो परमानेंट सत्ता हथियाने के लिए इस देश में मताधिकार, जनादेश, इन सब को डस्टबिन में डालने की कोशिश के तहत जो काम करने वाले थे, जो खेल करने वाले थे मोदी, उस खेल को ये पकड़ लेती हैं 19 पार्टियां। और पूरा ऑपोजिशन, आप ये सोचिए, इस मामले में आम आदमी पार्टी, जिसका कांग्रेस के साथ तो मामला हमेशा बिगड़ा रहता है, आम आदमी पार्टी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में बैठी थी। हालात इतने गंभीर देश के हो चुके हैं। राजनीतिक हालात की बात नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस खतरे में आ जाएगी, सपा खतरे में आ जाएगी। ये देश खतरे में आ चुका है, आज जाएगा नहीं, आ चुका है और बहुत गंभीर खतरे। उस खतरे को भांपते हुए ये 19 पार्टियां एक घर में मौजूद थी और एक साथ ऐलान किया। और उस ऐलान के बाद शाम में ऐलान होता है, सुबह एम के स्टालिन बिल को फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं और लाखों लोग, मैं लाखों कह रहा हूं, ये संख्या करोड़ों में है, फिर भी मैं लाखों में कह रहा हूं, लाखों लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक एक घर पर काला झंडा होता है, पार्टी मुख्यालय पर काला झंडा फहराया जाता है, नेता काले कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? पार्टी के अस्तित्व का सवाल नहीं है, सरकार के अस्तित्व का सवाल नहीं है। स्टालिन, जिस स्टालिन की मैं चर्चा कर रहा हूं, एग्जाम्पल क्यों स्टालिन का दे रहा हूं? आप अखिलेश के लिए, तेजस्वी के लिए आप कह सकते हैं, स्टालिन के आसपास भाजपा का राजनीतिक हैसियत पहुंचने में अगर सारे जो है छल बल कल सब इनका काम कर जाए तो 20-25 साल लगेगा। उस स्टालिन को इन भाजपाइयों से अभी कुछ कोई खतरा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी कतई नहीं फर्क पड़ रहा है। अभी भी एआईएडीएमके की पूंछ बने हुए हैं, स्टेपनी भी नहीं है। और स्टालिन ने क्यों ये कदम उठाया? क्योंकि पूरे देश में, पूरे देश में एक बड़ा खतरा, अखंड भारत, भारत माता की फोटो लगा करके जो संघीय अगरबत्ती दिखाते थे, ये भारत को खंड खंड करने वाला कदम उठाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। भाव को जोड़िए, फिर मैं खबर पर चलूं। 19 पार्टियों का ऐलान, लेकिन स्वागत है भाव, लेकिन चालबाजियां, चालबाजों की चालबाजियां कभी खत्म नहीं होती हैं। कैसीनो में बैठा गैम्बलर हर दांव जीतने के लिए अगर तरकीब लगाता रहता है। इज्जत बचाने के लिए, मोदी को बचाने के लिए बिरला रूल नंबर 66 ढूंढ लाए हैं। अभी रूल नंबर 66 हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 66 जो होता है लोकसभा की कार्रवाई का, संसद की कार्रवाई की जो नियमावली है, उसमें से रूल नंबर 66 निकाला है। ये रूल नंबर 66 का मतलब है कि विपक्ष पर एक नैतिक दबाव, विपक्ष फंस जाए, विपक्ष ऐसी स्थिति में हो जहां आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात नजर आने लगे और विपक्ष मजबूर हो जाए इनके उस हथकंडे के साथ चलने के लिए। लेकिन उम्मीद 248 सांसद तोड़ देंगे। और इस सब में दरअसल मोदी तो मोदी है ही हैं, लेकिन शाह, जिसे शहंशाह बनना था, उसको शहंशाह बनने वाला सपना उसका टूटेगा। पीएम बनने का सपना हो सकता है पूरा हो जाए, लेकिन परमानेंट वाला सपना तो टूट ही जाएगा। जरा लाइए खबर, लाइए खबर, एक एक करके देखिएगा। और फिर मैं निवेदन करूं, बहुत ही जटिल तकनीकी मसला है, नीरस आपको लग सकता है, इसमें रस नहीं है, लेकिन अगर ये मसला नीरस लगा तो आप समझ लीजिए कि देश का रस तो निचोड़ ही चुके हैं साहब। जो बचा कुचा है ना, जो गन्ने रस के बाद उसका वो निकलता है, उसको भी फूंक ताप के बराबर कर देंगे।
महिला आरक्षण के समर्थन में और डिलिमिटेशन के विरोध में इंडिया गठबंधन कांग्रेस। आगे चलिए जरा, इसमें कुछ एक एक पॉइंट को समझिए, आगे चलिए, चेंज करिए भाई। खड़गे ने अपने आवास पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बात बताई। बैठक में पार्टियां कौन कौन सी थी देखिए, कांग्रेस 100 सांसद, डीएमके 22 सांसद, टीएमसी 29 सांसद, समाजवादी पार्टी 37 सांसद, राजद 3, सीपीआई सीपीएम ये तो सब कम वाले हैं, ये सब मौजूद थे। राहुल गांधी थे, राहुल गांधी जबकि इस मीटिंग में खड़गे साहब मौजूद थे, लेकिन फिर भी राहुल पहुंचे यहाँ पर। डीएमके के टीआर बालू, राजद से तेजस्वी, तृणमूल से सागरिका घोष, यूबीटी से संजय राउत और अरविंद सावंत दोनों थे। एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। ये जो है यूबीटी के 9 सांसद, एनसीपी एसपी के 8 सांसद, ये गिनते जाइए। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वर्चुअली जुड़े हुए थे। आगे चलिए। इसमें देखिए क्या पेच है, हम वो तो 19 पार्टियां थी, ऐलान कर दिया। गृह मंत्री और सरकार के मंत्रियों ने कहा है, ये सभी जगहों पर घूम घूम के कहा कि लोकसभा में 50% सीटें बढ़ेंगी और ये समानुपातिक तौर पर सभी राज्यों के लिए लागू होंगी। समानुपातिक तौर पे, जब समानुपातिक तौर पे लागू होती हैं तब अन्याय नहीं माना जाता। लेकिन ये बात इस विधेयक में शामिल नहीं है। अब बताओ, यही कि आज से नहीं 90s से, मैं तो उस इलाके का रहने वाला हूं, अयोध्या और गोरखपुर दोनों बीच में, हम लोग 90s से सुनते थे। लोग कहते क्या थे, जो इनको समझ गए थे उस दौर में, उनको तो मैं उनकी चरण वंदना करता हूं, जो लोग उस दौर में इनको समझ गए थे। वो कहते थे मुंह में राम बगल में छुरी। भाजपाइयों के लिए हमेशा कहते थे मुंह में राम बगल में छुरी। ये जो बोले ना, अगर ये गंगा में लोग कहते नाक तक है, अगर इनकी चुरकी भी डूबी रहे, जो उसको शिखा बोलते हैं, वो डूब जाए, तब भी इनकी बात पे यकीन न करो। ये कहे क्या समानुपातिक, और विधेयक में उसको शामिल नहीं किया। ये धोखेबाज नहीं है तो क्या है? अगला पॉइंट देखिए, इस बिल के आने से दक्षिण भारत के राज्यों, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों का समानुपात घट जाए। कौन कौन घटा? दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में पता है कौन कौन है? उत्तर पश्चिम में पंजाब आएगा। ये सब, ये बहुत टैक्टिकल मूव है। और पूर्वोत्तर के राज्यों का समानुपात घटेगा। पूर्वोत्तर तो वैसे भी एक एक दो दो सीट वाले हैं। बार बार समानुपात की बात की जा रही है, लेकिन वो परिसीमन के प्रावधानों में कहीं नहीं दिख रहा है। परिसीमन कमीशन की बात भी कही गई है। हालांकि इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर और असम में जैसा काम किया है, उससे साफ है कि परिसीमन कमीशन बीजेपी का हथियार है, जिससे वे बहुमत हासिल करेंगे। ये 2 जगह पर परिसीमन कमीशन काम कर चुका है, कश्मीर में और असम में, और वहां पर इसका असर लोगों ने देख भी लिया है। आगे चलिए, अभी सब और क्लियर होगा, एक एक पॉइंट। आगे चलिए यहाँ। अब जरा देखिएगा, परिसीमन का विरोध करेगा इंडिया। इसमें इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण को फौरन लागू करने का समर्थन करते हुए परिसीमन विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया। ये ध्यान रखिएगा, आगे जब रूल 66 पर आएंगे तो यही इसी के लिए खेल हो रहा है कि महिला आरक्षण को फौरन लागू करने का समर्थन, परिसीमन का विरोध। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार परिसीमन के नाम पर चालें चल रही है। खड़गे की अध्यक्षता में बुधवार को उनके आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। तृणमूल, आम आदमी पार्टी समेत 19 पार्टियों के नेता शामिल हुए। अगला लाइए जरा, अगला पार्ट लाइए, अगला लाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे कार्यक्रम में। सरकार परिसीमन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो 2002 के डिलिमिटेशन एक्ट को निरस्त करके उसकी जगह लेगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी। नोटिफिकेशन के जरिए एक नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होंगे। मतलब चंद्रचूड़ गवई टाइप कोई भी हो सकता है, या सूर्यकांत ही हो सकता है, हो जाए, क्योंकि सूर्यकांत और ज्ञानेश की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर है। तो ये होंगे। उसके बाद कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे, यानी फिर ज्ञानेश भी पहुंच गए वहां। संबंधित राज्यों के जो है राज्य चुनाव आयुक्त सीईओ होंगे,
और राज्य के जो राज्य सरकार तय करती है, जो पंचायत चुनाव करवाते हैं राज्य चुनाव आयुक्त वो होंगे। हर राज्य में आयोग की सहायता के लिए 10 सदस्य नामित किए जाएंगे, जिसमें 5 सांसद और 5 विधायक होंगे। हालांकि ये सदस्य मतदान नहीं कर सकते, ना ही इनको जो है कोई निर्णय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। लेकिन अब आप समझ लीजिए इसका ढांचा क्या होगा परिसीमन आयोग का। इसमें पूर्व या वर्तमान चीफ जस्टिस हो गए, जस्टिस हो जाएंगे और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। हो गया ढांचा। जैसे मतलब एक चुनाव आयोग, मैंने कल थंबनेल में लिखा इस बात को और फिर कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का बाप बनाने की कोशिश थी। मतदाता चुन लिए हैं, इलाका चुनने की बारी थी। एसआईआर से मतदाता चुनो और परिसीमन आयोग से इलाका चुनो। इलाका भी मेरा, मतदाता भी मेरे, अब चुनाव जीत लो। सिद्धू टाइप कह दो फिर, बाबा जी का ठुल्लू, वही हो गया विपक्ष के लिए और देश के लिए। भाऊ चैलेंज कर नहीं सकते, नोटिफिकेशन से आयोग बन जाएगा, आयोग बन जाएगा। इसमें मैं रूल 66 की बात कर दूं, रूल 66 पर एक मुझे लगता है स्क्रीनशॉट भी 2 मैंने दे रखे हैं, अगर उसको चला देंगे तो अच्छा होगा। जहां पर यह है संसदीय कार्यप्रणाली की किताब, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसको बता दें तब इस पार्ट को चर्चा में लाएं। संसदीय कार्यप्रणाली की किताब अगर मिल जाएगा तो चला दीजिएगा, नहीं मैं बता रहा हूं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिससे चलती है संसद का नियम 66, ये खास तकनीकी प्रावधान है। यह नियम तब लागू होता है जब कोई एक विधेयक पूरी तरह से किसी दूसरी विधेयक पर निर्भर होता है। यानी अगर बिल बी पास नहीं हुआ तो बिल ए का कोई वजूद या मतलब नहीं रह जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे मामलों में दूसरे विधेयक जो अभी पेंडिंग है के पास होने की उम्मीद में पहले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब लगे कि कोई व्यवधान नहीं आने वाला। यह नियम सुनिश्चित करता है कि निर्भरता वाले विधेयक बिना किसी तकनीकी बाधा के सदन में पेश किए जा सके। यानी अगर 2-3 विधेयक एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये रूल 66 ये सुनिश्चित करता है कि उन तीनों विधेयकों पर, वो आपस में जुड़े हुए हैं, उन तीनों विधेयकों पर अलग अलग चर्चा हो, अलग अलग मतदान हो। अगर उसमें से कोई भी विधेयक पास नहीं होता है तो पूरा का पूरा मामला कोलैप्स कर जाता है। इन शॉर्ट हम्म, यदि ये विधेयक फेल हो गया, ये अमेंडमेंट फेल हो गया, तो जो महिला आरक्षण बिल जो है वो भी फेल माना जाएगा। हाँ, तो इसमें अब आसान शब्दों में समझिए, ये जो अगला है इससे पहले वाले में पूरा डिटेल था जो मैं बताया। रूल 66 को सस्पेंड करके सरकार तीनों बिलों को एक ही धागे में पिरो देगी। ये रूल 66 जो है इसको सस्पेंड किया जा सकता है। ये रूल 66 अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो तीनों बिलों को एक धागे में पिरो दिया जाएगा, मतलब वो ज्वाइंट हो जाएंगे। सरकार के सामने इन तीनों बिलों को एक साथ लोकसभा में पारित करने का प्रस्ताव लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब ये 66 सस्पेंड करने से क्या होगा? अभी विपक्ष ने कहा है रूल 66 के निलंबन का सीधा मतलब है कि अब महिला आरक्षण, परिसीमन और यूनियन टेरिटरी से जुड़े बिल अलग अलग नहीं बल्कि एक ही महाप्रस्ताव के रूप में वोटिंग के लिए रखे जाएंगे। अब इंडिया अलायंस के सांसदों के पास अलग अलग बटन दबाने का विकल्प नहीं होगा, या तो उन्हें सारे बिल को पास कराना होगा या सारे बिल को गिराना होगा। अब जब अलग अलग मतदान होता तो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है, पूरा विपक्ष बोल रहा है कि हम महिला आरक्षण बिल के साथ हैं, और ये देश को समझना चाहिए कि 2023 में महिला आरक्षण बिल वो सर्वसम्मति से पास हुआ था, सर्वसम्मति से देश की हर पार्टी उसके साथ थी, खड़ी थी। तो है तो साथ विपक्ष। तो जब मतदान होगा महिला आरक्षण बिल के पक्ष में विपक्ष मतदान कर देगा और परिसीमन के खिलाफ कर देगा, नो कर देगा। वहां पे यस, यहां नो, मोदी जी हो जाएंगे फुस। अब क्या है कि डिफेम, जो असली मकसद मोदी का है, ये तीनों बिल को ज्वाइंट किया जाएगा तो आप अलग अलग यस नो नहीं होगा, एक साथ तीनों का यस और नो। आप परिसीमन के खिलाफ हो तो आप महिला आरक्षण बिल के खिलाफ भी नो होगे, नो में आ गया। ये खेल है कि देश को फिर ये बताएंगे घूम घूम के, पूरा देश, इनके पास मीडिया है, विपक्ष के पास क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग जैसे 2-4 लोग हैं जो बताते हैं असली बातें।
ये घूम घूम चिल्लाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे कि देखो महिलाओं विरोधी है कांग्रेस, समाजवादी, सब महिला विरोधी हैं, हम शुभचिंतक हैं। वो सिर्फ नो पे, महिला आरक्षण पे नो वाले हिस्से पे दबवाने के लिए ये रूल 66 है भाऊ। अब आपके पास चल रहे हैं फुर्सत से, पूरा फुर्सत से। अब जरा देखिए समझाइए। देखिए आशीष, मुझे लगता है विपक्ष ने 66 को इन्वॉक करने के बाद भी इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, करना क्योंकि चाहिए था। महिला आरक्षण के प्रति विपक्ष कितना समर्पित है ये 2023 के बिल में लगा दिया। हाँ, मैंने एक चीज खरीद लिया आपके यहां से, हाँ, मैंने आपके यहां से फ्रिज खरीद लिया, लेकिन जब डिलीवरी की सब बात आ गई तो आपने 4 चीजें मेरे को बोला ये भी खरीदना पड़ेगा, हाँ, एक इंडक्शन भी खरीदना पड़ेगा, एक कूलर भी खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला भैया इंडक्शन और कूलर तो मैं खरीदा नहीं, मैंने तो फ्रिज खरीदा, पैसे भी दे दिए। बोले देखो ये इंडक्शन और कूलर नहीं लोगे तो ये फ्रिज का भी सौदा कैंसिल माना जाएगा। हम्म, तो आदमी फ्रिज के पैसे दे चुका है, फ्रिज का सौदा कैसा कैंसिल हो जाए? फ्रिज जरूरी है, तो फ्रिज के चक्कर में ये 2 चीजें जबरन अपने सर पे बिठा लेगा। सीधी बात है। आपने फ्रिज खरीदना चाहा, आप गए, पैसा दिया, बोला फ्रिज आपके घर आ जाएगा अगले महीने। जब फ्रिज आया तो उसके साथ 2 डब्बे और आए, बोले ये क्या है और इसका पेमेंट करो। बोले एक में कूलर है और एक में इंडक्शन है। बोले हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। नहीं ये फ्रिज के साथ लेना पड़ेगा सर, हमको नहीं चाहिए ये। तो बोला फ्रिज वापस ले जाता हूँ फिर। ये बात इस आरक्षण बिल में इन्होंने की, लेकिन विपक्ष ने डट के, अब बदनामी का ये नहीं होना चाहिए, विपक्ष ने डट जोरों जोरों से अपोज करके ये बिल गिरा देना चाहिए, भले ही महिला आरक्षण बिल भी गिर जाए। क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ उसमें भी बहुत सारी जगह पे क्लियरिटी नहीं है, ग्रे एरिया छोड़ दिया इन्होंने। क्या महिला आरक्षण बिल में वर्तमान में, देखिए मैं मोटे मोटे तौर पे बताता हूं, वर्तमान में लोकसभा में 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें हैं। क्या उसमें भी 33% रिजर्वेशन दे रही है सरकार, कि टोटलिटी में दे रही है? इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका कोई महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसमें कोई इसका प्रावधान नहीं है। नहीं तो 84 का 28 होता है और इधर 47 का 16 होता है, 33%। या ओवरऑल जो 33% दे रहा है उसमें ओबीसी, बीसी, एसटी होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं है। वो अपने आप में एक सपना बेचा था उन्होंने चुनाव के 2024 के पहले, लेकिन इस देश के महिलाओं ने वो सपना नहीं खरीदा, तभी ये 240 पे बैसाखियों पे आ गए। नहीं तो विशेष सत्र लाकर ऐसा तो नहीं था कि 2024 में ही महिला आरक्षण बिल लागू होना था। जब वो लागू कब होगा ये भी नहीं बता पा रहे थे, 29 आज कह रहे, तब तो 29 भी नहीं कह रहे थे, लेकिन वो सपना बेचा था, भविष्य बेचा था। फॉरवर्ड ट्रेडिंग के माहिर है ये सब, दोनों गुजराती। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जो अभी फसल उगी नहीं वो बेच देते हैं, अब ये परिसीमन करवाना चाहते हैं और ये 2029 में 800 सीटें लाकर नॉर्थ साउथ डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम मोटे मोटे तौर पे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से चले तो दक्षिण में 129 सीटें हैं, वो 168 हो जाएगी, सिर्फ 39 सीटों का बढ़ोतरी होगी बस बस। जबकि उत्तर में 195 सीटें हैं, वो 328 होगी, वहां 133 सीटों का बढ़ोतरी होगी, वो दूना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो ये जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ को स्टैलिन भी नहीं जानता है। और आने वाले समय में दक्षिण भारत के पास, आप इमेजिन करिए, टोटल 800 सीटों में से दक्षिण में 168 सीटें हैं, उसके बाद कौन दक्षिण को पूछ रहा है? क्या तवज्जो रहेगी उनकी? गवर्नेंस में क्या अधिकार रहेगा उनका? कुछ नहीं। तो आप रास्ते पे हो। तो क्या आप साउथ और भारत, नॉर्थ का भारत अलग करोगे? क्या भारत तोड़ने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो मूर्ति सबसे बड़ी बना दी आपने, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए था। वल्लभ भाई पटेल ने तो पूरा देश जोड़ा है उन्होंने, और तुम तोड़ने के लिए आमादा हो। 2011 का ही क्यों, जब 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो गई
2029 तक जनगणना के आंकड़े भी आएंगे, कॉम्प्लीट भी होगा, क्योंकि डिजिटल जनगणना होने वाली है। तो आप तब परिसीमन करिए। आज ये कानून लाने की क्या जरूरत है स्पेशल सेशन में? लागू तो 2029 में ही होगा, अभी तो नहीं लागू होगा ना, तो क्या जरूरत? ये कुल मिलाकर मैंने आपको कहा कि ये जो कमीशन है आशीष, ये कमीशन तुगलकी फरमान काम करेगा। गाजियाबाद के 4 मुसलमानों के मोहल्ले, एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुस्लिम बहुल है, मेरठ की विधानसभा मुस्लिम बहुल, कानपुर की मुस्लिम बहुल, ये सब मिलके फरीदाबाद में जोड़ देंगे, कोई रोक नहीं है। और बोलेंगे वो फरीदाबाद जाने मुसलमानों को, बाकी तो हम उनको निकाल दिया वहां से। तुम हो फरीदाबाद जिले में, लेकिन तुम्हारा जो सांसद है वो तुमसे 200 किलोमीटर दूर वाले जिले से होगा। मेरे यहां हो रहा है ना, जहां मैंने पढ़ा है वो आरणी चंद्रपुर में जुड़ी हुई है, जिसको 2 जिले क्रॉस करके आना पड़ता है, यवतमाल में, नागपुर और वर्धा, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जोड़ दिया उधर चंद्रपुर में, कैसा किसी को पता नहीं। वो चंद्रपुर का सांसद सर पे हाथ रखता है, चंद्रपुर के भी कलेक्टर से बात करो, यवतमाल के भी कलेक्टर से मीटिंग में जाओ, क्योंकि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां फंसी हुई है। ये टेक्निकली करेंगे ऐसे, ये पूरा ये धर्म के नाम पे पूरे देश को बांटेंगे, ये जाति पाति पे बांटेंगे। जहां यादव बहुल है वो यादवों को इकट्ठा करके 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में निपटा देंगे, चलो 2 ही सांसद लेके आओ, बाकी तो हम ले लेंगे। ये हर जगह। अच्छा, बोलने वाले ज्ञानेश कुमार और वर्तमान के सीजेआई यदि बैठे तो आपसे लगता है इनसे कुछ कोई सवाल इनसे पूछ सकता है? गेट आउट कह देंगे। चुनाव आयोग में तो भी अधिकार है पूछने का, वहां तो अधिकार भी नहीं पूछने का, परिसीमन में जा भी नहीं सकते आप। वो जो बोलेंगे वो फाइनल। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये महिला जो रूल 66 के झांसे में नहीं आए विपक्ष, बिल्कुल झांसे में नहीं आए। आप कल्पना कीजिए कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सुने न सुने बात अलग है, चुनाव आयोग के फैसले, चुनाव आयोग के क्रियाकलाप को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको तो आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते परिसीमन आयोग, इसीलिए बात बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी आप रिवीजन में डाल सकते हो, रिवीजन, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके साथ एक और खेल है अच्छी, उसको चैलेंज करने की बात छोड़ो, उसको आप पूछ भी नहीं सकते हो कि ऐसा क्यों। और एक और खेल है, ये इतना बड़ा निर्णय पूरे देश में लोकतंत्र की नींव में ही जो है ये खिलवाड़ होने जा रहा है। इसको, इस पूरी चीज को संवैधानिक, जो ये पहले संवैधानिक प्रक्रिया में था, अब इसको कानूनी जो है अधिकार दे दिया गया, संवैधानिक अधिकार से कानूनी अधिकार, यानी अब ये विधायी से कार्यपालिका के क्षेत्र में आ गया, अब कार्यपालिका का हो गया अधिकार। आप सोचिए, कभी भी इस देश में ये विधायी कार्य होना चाहिए ना, निर्वाचन से जुड़ा क्षेत्र, नियमावली, ये पार्लियामेंट नहीं तय करता है, नौकरशाह थोड़ी तय करेगा। एग्जैक्टली, उनके हाथ से खींच लिया, पार्लियामेंट के हाथ से खींच करके, कि पार्लियामेंट में कभी इस पर कुछ हो भी ना, पार्लियामेंट में ठीक है कमेटी कर रही है, कमेटी उसको चैलेंज भी आप नहीं कर सकते, और संसद में भी उस पर चर्चा आउट कर दिया, संसद को भी बाहर कर दिया उससे। कंप्लीट एक ऐसा एक ढांचा तैयार कर देना जो इन दोनों के इशारे पर कुछ भी कर दे, जहां मन करे वहां बना दे। मैं अभी आगे मैं आता हूं जरा राहुल गांधी पर, जरा लाइए पहले प्रोटेस्ट वाले हिस्से पर आइए, अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी लाइए। तो डिलिमिटेशन पर पूरे तमिलनाडु में कल काले झंडे, कल काले झंडे इसलिए लिखा है क्योंकि ये शाम में खबर लग गई थी, कल देर रात में। काले झंडे के साथ प्रदर्शन, ये आज ही है, 16 तारीख आज, आंदोलन भड़केगा। आगे चलिए जरा, चलिए जरा विजुअल्स पर आ जाइए, सीधा विजुअल्स पर आ जाइए, सीधा विजुअल्स पर आ जाइए, और कुछ मत दिखाइए, सीधा विजुअल्स पर आइए। उसके बाद हम विजुअल्स पर आएंगे, स्टालिन का ट्वीट दिखा देंगे, ये देखिए, इसके बाद अभी ट्वीट भी दिखा देंगे। ये देखिए, काला झंडा जो है फहराया
और सब वहां पर आप स्टालिन को देखिए, देखिए सब सारे काले कपड़े में है, और बिल जो है ये सबसे, मतलब आप समझ लीजिए भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक बिल है। इसके पहले जितने बिल आए हैं, किसान बिल आया, भूमि अधिग्रहण बिल आया, ये लाए तो सब खतरनाक, मतलब ये कभी नहीं है कि कोई ऐसा हो कि जो लेकिन देश के हित में। ये लोकतंत्र को फाइनल कील मारने वाला है। हाँ, लास्ट ये वो लास्ट नेल बिल इन द है। कॉफिन, ये वो बिल है आखिरी जिसके बाद ताबूत की कील। किसान, जवान, मजदूर, किसी के पास कोई औकात ही नहीं रह जाएगी कि अपनी आवाज उठा पावे। वो बिल है ये चलिए, ये विजुअल हो गया, आग लगा दिया। जरा 2 बाइटें सुनवा दीजिए, फिर भाव के पास चले फाइनल कमेंट के लिए। चलाइए, फटाफट चलाइए। आज बसपा ने इसका समर्थन किया है, आप क्या कहेंगी, समर्थन करती हैं इस बिल का? देखिए, ये नारी वंदन बिल के ऊपर के पीछे जो सबसे बड़ी चीज ये लेकर के आ रही सरकार, वो डिलिमिटेशन ला रही है। चिंता ये नहीं है कि ये सामने क्या आ रहा है, जो अप्रत्याशित चुनौती आ रही है, जिस तरह से सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डिलिमिटेशन को सरकार के हाथ में देना चाहती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार हुआ करता था, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ये लोकतंत्र है भारत, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चला है। आज अगर उस संविधान पर को कमजोर करने का प्रयास करा जाएगा, तो आज अभी हमारी बैठक चल रही है, ऑल ऑपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, इसमें जो भी निर्णय आएगा हम उसके साथ रहेंगे। चलिए अगला लाइए। ये आराधना मिश्रा थी, मोना। महिला आरक्षण पर सब दल साथ में हैं। महिला आरक्षण को चाहते सब दलों ने मिलकर के पास कराया। तो भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में नारी वंदन अधिनियम पास करा करके उसमें धारा 334A लगा दी, ताकि वो बिल महिलाओं के किसी काम का न रहे। महिला विरोधी चेहरा है भाजपा का। मेन मसला डिलिमिटेशन का है। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, हमने तो कहा था 2024 में आप इसको लागू कर दीजिए, लेकिन भाजपा ने लागू नहीं किया क्योंकि महिला विरोधी थी। अब डिलिमिटेशन में ये अगर दक्षिण के राज्यों के साथ या पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भेदभाव करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। महिला आरक्षण बिल हो या डिलिमिटेशन मूल रूप से जो है 2026 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए, 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा पिछड़ों का हक खाना चाहती है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एंटी नेशनल चाल चल रही है, क्योंकि वो नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान और अल्पसंख्यक को उसका हक नहीं देना चाहते। जाति जनगणना करके पिछड़ी जातियों को उसका हक नहीं देना चाहते। डिलिमिटेशन में उनका हक मारना चाहते हैं। महिला आरक्षण में उनका हक मारना चाहते हैं पिछड़ी महिलाओं का। वो चालें चलेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। चलिए हटा दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आई 2 बाइटें और ये सुन करके, भाऊ एक शब्द इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी इस पर बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो राहुल गांधी है। लगातार पोस्ट और वीडियो, 5 मिनट 42 सेकंड का वीडियो हम अभी आगे दिखाएंगे भी। एक उन्होंने टर्म यूज किया है जेरीमेंडरिंग। ये जेरीमेंडरिंग कर रही है। ये जेरीमेंडरिंग वर्ड जो है, इसका मतलब होता है अनुचित लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। और ये शब्द जो है इसके पीछे जाएंगे तो 1812 में अमेरिका में मैसाचुसेट्स का गवर्नर था एल्ब्रिज गेरी। वो अपनी पार्टी के लाभ के लिए जिलों को अजीब अजीब आकार में बना दिया। मतलब वही जैसे आप बता रहे हैं ना आर्नी चंद्रपुर, वही उस टाइप का आकार में बना दिया कि जिले का पता चला एक छोर कहीं है, दूसरा छोर कहीं है। ये जेरीमेंडरिंग जो है, ये जेरीमेंडरिंग रुकेगा। और दूसरी बात ये, क्या ये देश की महिलाओं को समझना चाहिए कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन बिल का कवर फायर, बस और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। और उसके बाद भी महिला आरक्षण कैसा होगा इसके बारे में इस बिल में कोई क्लैरिटी नहीं है।
वो कबर एससी खाली एसटी है। का क्या होगा, कैसा होगा, वो कैसा रोटेशन में जाएगा, पचासों तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि ये महिला आरक्षण है ही नहीं। उसने राजपूत ने सही कहा, इनकी नीयत होती महिला को आरक्षण देने की तो अब तक लागू कर देते, विधानसभा में ही लागू कर देते, अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में लागू कर देते। 15% महिला नहीं है इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव में, 90 में से ये चले महिलाओं की ये करने। महिलाओं के आड़ में ये नामर्द की निशानी है आशीष। महिलाओं के पल्लू में छुप के ये अपना चाइनीज मॉडल का एजेंडा थोपना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेरी, मतदाता भी मेरा, उम्मीदवार भी मैं और जीत भी मेरी, यहां चुनाव आयोग भी मेरा, सुप्रीम कोर्ट भी मेरा और कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन भी मेरा। तुम क्या कर लोगे? चलिए, अब सब कुछ परीक्षा शुरू हो चुकी है संसद में, अब शुरू हो गया, स्पेशल सत्र शुरू हो चुका है, तो सब सामने आ जाएगा। हम तो यही चाहेंगे कि इस देश को भैया इन दोनों कैसों बचा लो, बस ये जिम्मेदारी अब यहाँ विपक्षी निभा सकता है। संविधान बचे, संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। हाँ ऐसे राहु केतु तो आते रहेंगे, हाँ ये 75 साल में ही ये तो आते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति बीच बीच में उफान मारती है। हाँ, तो ये बाबा साहब ने बिल्कुल कहा ना, ये व्यक्ति पूजा का देश है, यह व्यक्ति पूजा करते हैं। हम्म, और रजनीश ने कहा कि हमने राम के अवतार को तो देखा और उसको भगवान बना के छोड़ दिया, राम को आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। संविधान की पूजा तो हम करते हैं, संविधान के हिसाब से देश चलाने का प्रयास करें। लेकिन मुझे आशा है, जिस हिसाब से आशीष जी ने बताया कि अभी सारा विपक्ष एक लामाबंद है, वो तो दिल्ली में बैठे, मैं एक सेमिनार में आया हूं यहाँ पर। कल मुझे महाराष्ट्र सांगली में जाना है, वहां पत्रकार संघ का सम्मेलन है और उसके बाद दिल्ली आऊंगा। लेकिन तब तक ये तीनों दिन का सम्मेलन खत्म हो चुका होगा। लेकिन मैं कहीं भी रहूं, आशीष जी बैठे रहते हैं और दिल्ली में आशीष जी की नजर से कुछ नहीं छूटते। हमारे पास वो दूरबीन नहीं है जो मोदी जी देखते थे, लेकिन हमारे पास संविधान ने दी हुई आंखें हैं, बाबा साहब का आशीर्वाद है, जो हम कभी भी खबर आपसे नहीं छूटने देंगे। और गलत हो रहा है तो उसको पूरा रेखांकित समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है, जो हमारे चीयर एंकर और एंकरनियां नाचती रहती है दिन भर, उनके नृत्य का भी विश्लेषण आशीष जी करते हैं। अभी फिलहाल जो है इजाजत दीजिए, भाऊ भी व्यस्तता की वजह से अभी निकल गए हैं। फिर हम आते हैं अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।